Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Registration Act 1908. In previous video we discussed from section 3 till section 16. In today's video we are going to start the chapter 3 that deals with registerable documents. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. इस चैप्टर का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 17 जो कि डील करता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन बहुत लाजिम करार दी गई है, जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। इसमें सबसे पहली बात आती है हमारे पास गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप किसी को गिफ्ट में दे रहे हो, तो जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सेकंड आता है हमारे पास नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। अब ये नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? टेस्टामेंट हमें पता है कि टेस्टामेंट किसे कहते हैं? विल को कहते हैं, वसीयत को। सो ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स अदर देन द टेस्टामेंट और विल आर कॉल्ड नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स जो कि कोई राइट क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं या एक्सटिंग्विश करते हैं फ्यूचर में या प्रेजेंट में, सो उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब ये जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स है जो किसी राइट को क्रिएट, डिक्लेयर या एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं जिनकी जो कीमत है वो 100 रुपए से कम होनी चाहिए। अब ये 1908 के अकॉर्डिंग कीमत बताई जा रही है। आजकल के ज़माने में कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है जो 100 रुपए की हो। सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बताया हुआ है कि कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 100 रुपए की हद तक हो, जो किसी राइट को क्रिएट, डिक्लेयर या एक्सटिंग्विश करते हैं फ्यूचर में या प्रेजेंट में। अब यहाँ पर ये जिन राइट्स की बात हुई है, ये कौन से राइट्स आते हैं? ये हमारे पास इनमें डीड्स आती हैं हमारे पास, इन दैट इंक्लूडेड डीड्स। अब वो कौन कौन सी डीड्स हो सकती है? हमारे पास मॉर्गेज डीड भी हो सकती है, सेल डीड भी हो सकती है, इसके अलावा लीज डीड, किसी भी किस्म की कोई भी डीड्स, एग्रीमेंट्स नहीं, डीड्स की बात हुई है। फिर थर्ड आता है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स दैट एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। अब कोई भी ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स जो किसी पेमेंट की वसूली की रसीद के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो जो तमाम राइट्स क्रिएट हुए हैं जो डीड से रिलेटेड हैं, उनकी वसूली की रसीद को भी क्या नाम है हमारे पास, उन नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स को भी रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 17 क्या कहता है? लीज की बात कर रहा है कि कोई भी ऐसी लीज जो 1 साल से ज्यादा की होगी उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अगर वो विद इन 1 ईयर है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते तो दैट्स ओके। लेकिन अगर कोई लीज जो है वो 1 साल से ज्यादा के अरसे तक है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन बताई गई है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कोई ऐसी लीज जो 5 साल तक है उसको रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर सकती है, लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कॉन्सेंट पे डिपेंड करता है। ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर वो चाहे तो उस लीज को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर सकती है। उसके बाद आता है ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट दैट डील्स विद द ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोई भी ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो किसी कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर को ट्रांसफर या किसी को असाइन कर रहे हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी है अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये तो हमने बात की कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अब यहाँ ही सेक्शन 17 की क्लॉज 2 के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, जो कंपल्सरी नहीं है। वो बात जो सेक्शन 18 में की गई है कि कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी बात सेक्शन 17 में नहीं हुई, इनके अलावा हम डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। लेकिन सेक्शन 17 को अगर आप गौर से पढ़ें तो यहाँ ही आपको ऑप्शनेबल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया गया है।
अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं? शेयर्स क्या है? कंपनी के अपने फंड्स, अपने क्रिएट किए हुए फंड्स। और डिबेंचर्स क्या है? वो फंड्स जो कंपनी कहीं और से बोरो कर रही है, जो कंपनी के ऊपर डेट होता है, जो कर्जा होता है, उसको कहते हैं डिबेंचर्स। या फिर किसी डिबेंचर को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, या एनी सर्टिफिकेट ऑफ सील ग्रांटेड बाय ऑक्शन ऑफिसर, वो बात जो हमने की लैंड रेवेन्यू एक्ट में कि जब किसी की प्रॉपर्टी को, किसी डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी को ऑक्शन के जरिए गवर्नमेंट ऑब्टेन करती है तो उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो सर्टिफिकेट ऑफ सील ही जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। इसके अलावा काउंटर पार्ट ऑफ लीज या कोई भी ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जिनकी मालियत 100 रुपये से कम है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सो ये सेक्शन 17 की क्लॉज 2 के अंदर बताया हुआ है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। सेक्शन 17 की क्लॉज 3 हमें बता रही है दैट अथॉरिटीज टू अडॉप्ट अ सन शैल आल्सो बी रजिस्टर्ड, जिसको हम एडॉप्शन डीड कहते हैं। यानी कि जब आप किसी बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हो तो जब तक आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तब तक वो एडॉप्शन वैलिड नहीं होगी। सो जब आप किसी बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है अंडर सेक्शन 17। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 19 जो कि डील कर रहा है डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। यानी कि अगर आप रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आते हो जो किसी ऐसी लैंग्वेज में है कि जो रजिस्ट्रार को समझ नहीं आ रहा, तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है। या फिर वो आपको ये कह सकता है कि आप इस डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन उस जबान में करवाएं जो कि रजिस्ट्रार के लिए काबिल समझ है। और जब आप उसको ट्रांसलेट करवा कर लाओगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ट्रांसलेटेड कॉपी भी आप रजिस्ट्रार को दोगे, और फिर अगर वो बात रजिस्ट्रार की समझ में आ जाती है तो वो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर देगा। ये सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 20 जो कि डील करता है डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटरलिनेशंस, ब्लैंक्स, इरेजर्स एंड ऑल्ट्रेशंस। कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमारे पास क्या है? इंटरलिनेशंस। इंटरलिनेशंस क्या है? कि दो लाइंस के दरमियान अगर कुछ चीज़ लिखी हुई है, कोई भी बात लिखी हुई है, या फिर ब्लैंक्स कि उनके दरमियान अगर कोई स्पेस है, कोई जगह खाली है, या इरेजर्स मतलब कि कोई चीज़ आपने कट की हुई है, मिटाकर दोबारा लिखा है, या ऑल्ट्रेशंस, ऑल्ट्रेशंस किसी किस्म की आपने उसमें चेंजेस की हैं। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्टर कराने के लिए लेके जाते हो तो रजिस्ट्रार के पास ये अथॉरिटी है कि वो उनको रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर सकता है। और साथ ही साथ अगर रिफ्यूज़ नहीं भी करता तो सबसे पहले वो पार्टीज़ को बुलाएगा और कहेगा कि आप इस चीज़ को इंडोर्स करें कि क्या ये इंटरलिनेशन, ब्लैंक्स, इरेजर्स या ऑल्ट्रेशंस आपने खुद की हैं, और फिर वो उनसे वहाँ पर सिग्नेचर लेगा कंफर्मेशन करने के बाद। और जैसे ही वो पार्टीज उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करेंगी उसके बाद रजिस्ट्रार इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा, और साथ ही साथ अपनी बुक में ये चीज़, अपने रजिस्टर में ये चीज़ मेंशन करेगा कि इस डॉक्यूमेंट पर जितनी भी ये चेंजेस आई हैं, चाहे वो ब्लैंक्स है, इरेजर्स है, ऑल्ट्रेशंस है या इंटरलिनेशंस है, पार्टीज़ ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि ये तमाम चेंजेस उन्होंने खुद की हैं, लिहाजा इस चीज़ को रजिस्टर किया जा रहा है। तो जब ये चीज़ वो अपने रजिस्टर में मेंशन कर देगा तो आपका वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 21 जो कि डील कर रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मैप्स एंड प्लान। यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप रजिस्टर कराने जा रहे हो तो ये देखना लाजमी है कि आपकी वो प्रॉपर्टी उस मैप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इशू किया है। और इसके अलावा उस मैप में जितने भी नंबर जिनको हम खसरा नंबर कहते हैं वो जो आपको अलॉट हुए हैं, आप वो चीज़ भी अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करोगे। मतलब क्या है कि आप अगर वो नंबर मेंशन नहीं भी करते लेकिन आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में इस हद तक उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन आप उसमें मेंशन करें कि आपकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके। सो अगर आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो रही है तो फिर उस डॉक्यूमेंट को, उस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में रजिस्टर कर देगा।
और आज की इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 22, जो कि डील कर रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस एंड लैंड्स बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स एंड सर्वे। ये भी बिल्कुल सेक्शन 21 की तरह है। वहाँ पर हमने प्रॉपर्टी की बात की, यहाँ पर हाउसेस की बात हो रही है कि जब आप उसको रजिस्टर कराने जाओ तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में तमाम नीडेड इंफॉर्मेशन मेंशन करोगे, उस एरिया से रेलिवेंट या उस हाउस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दोगे। मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट्स में तमाम चीज़ें मेंशन करोगे जिससे आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो सके। सो अगर वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होती है तो फिर आपकी वो हाउस या वो प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाएगी और रजिस्ट्रार उसको अपनी बुक में मेंशन कर देगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 3 रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स पर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।